हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज फिर हम एक नया वीडियो यूनिट 3 के अंदर जो बायो-सेवर्ट नियम हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, उसका एक अनुप्रयोग हमने उसमें देख लिया था। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रयोग जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसके ऊपर प्रश्न बनता है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। वो आपका है कि धारावाही वृत्ति कुंडली के अक्ष पर, पहले हमने पढ़ा था, पहला अनुप्रयोग उसका था कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आज जो हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है बायो-सेवर्ट के नियम के साथ में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत सी बार पूछा जाता है। तो आइए अपन देखते हैं कि एक कुंडली ले लेते हैं और कुंडली का एक अक्ष रहता है, उस अक्ष के ऊपर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो मैं आपको पहले बताता हूं कि इस प्रकार की जो है कुंडली हम लेंगे। मान लीजिए ये कुंडली है आपका, इस प्रकार की कुंडली है और उस कुंडली का अक्ष के लिए अपन देखते हैं कि ये कुंडली है और इसका ये जो सेंटर पॉइंट पर, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से जाएगा, ये इसका एक्सिस कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा, है ना। इस अक्ष के ऊपर कहीं पर भी, किसी भी पॉइंट के ऊपर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये हमारी पूरी रहेगी। आप ये चीज़ इस चित्र से इसमें जोड़ के आप देखेंगे। तो देखिए ये जो कुंडली है, इसको मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर यहाँ पर ब्लू कलर में बता रखा है कि ये इस प्रकार की एक कुंडली है जिसके अंदर जो है आपकी करंट फ्लो हो रहा है, जिसके अंदर आपकी धारा बह रही है। मान लीजिए धारा बह रही है, आई धारा इसके अंदर बह रही है, ये आई धारा इसके अंदर अपन फ्लो होते हुए बता देते हैं कि आई धारा इसमें बह रही है, ऐसे। अब देखिए ये इसका अक्ष है, इस अक्ष के ऊपर ये अक्ष है, ये आपका वृत्ताकार कुंडली है, ये वृत्ताकार कुंडली का केंद्र है, सेंटर, और ये अक्ष है पूरा। इस अक्ष के ऊपर ये बिंदु P लिया है हमने, इस बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग के रूप में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मान लीजिए इसके केंद्र से ये जो बिंदु P है, जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इसकी दूरी x है। ये हमने मान लिया कि इसकी दूरी कितनी है, x है। ये जो वृत्ताकार कुंडली है, इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ये मान ली हमने कि a है, स्मॉल है। वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल a है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा उसके अंदर। फिर इस कुंडली के ऊपर हमने अल्पांश लिया है, अल्पांश ले लेते हैं छोटे छोटे। तो जैसे आपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको अल्पांश, तो यहाँ एक छोटा सा अल्पांश अपन ने ए बी लिया है, जिसकी लंबाई कितनी है, dl। इस अल्पांश की लंबाई dl है, ए बी अल्पांश लिया है। इस ए बी अल्पांश से बिंदु P की दूरी हमने मानी है स्मॉल r। तीन चीज क्लियर हमने एज्यूम की है। वृत्ताकार कुंडली ली है, उसके केंद्र O से बिंदु P तक की दूरी हमने x ली है, उस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या स्मॉल a है, और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको हमने स्मॉल r से बताया है। तो अब ये सब स्थितियां अपने पास में है। इन स्थिति के आधार पर हमको बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये अल्पांश है, इस अल्पांश के कारण ये आई धारा फ्लो हो रही है, तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये चीज़ हमने बायो-सेवर्ट नियम से हम जानते हैं कि बायो-सेवर्ट नियम जो था वो क्या कहता था कि अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बताते हैं dB से। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इज इक्वल टू, बायो-सेवर्ट नियम क्या कहता था, μ0/4π होता है, I होता है, dl होता है, और साइन थीटा होता है ना। साइन क्या होता है, थीटा अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r²। अब देखिए आप, ये कोण आपका कितना है, थीटा। यहाँ पर ये जो एंगल है, ये आप थीटा ले सकते हैं इसको कि ये क्या है, थीटा। अब ये थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अब ये थीटा की वैल्यू अपन देखते हैं। तो थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है।
देखो यहाँ इस चित्र में देखेंगे हमको समझ में नहीं आएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कैसे हो रहा है, लेकिन जब आप इंस्ट्रूमेंटल इसको देखें, थोड़ा सा इसको डिमोन्स्ट्रेट करके देखें तो आपको क्लियर मालूम पड़ेगा कि मान लीजिए आपका ये आपकी जो कुंडली है और इस कुंडली के अंदर यहाँ पर कोई बिंदु है, सपोज करें इस जगह कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से अपन बात कर रहे हैं, तो ये तो आपका इसको मिलाने वाली रेखा है ये, तो इसके और इसके बीच में, अल्पांश के और इसके बीच में हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, मान लीजिए ये आपका अल्पांश है ऐसा, थोड़ी सी देर के लिए हम मान लें कि इसमें से मैंने ये इतना सा टुकड़ा तोड़ लिया, ये अल्पांश है इसका, ये अल्पांश तोड़ लिया, ठीक है, ये अल्पांश मैंने निकाल लिया इसके यहाँ से ऊपर से, तो यहाँ ये आपका अल्पांश है जो हमने निकाला और ये आपका पॉइंट बता रहा है, तो ये एंगल देखिए आप, ये एंगल हमेशा कितना बन रहा है, 90 डिग्री ही बनेगा, चाहे आप पॉइंट यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं पर भी लीजिए, ये जो कोण है ये कितना बनेगा, हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। तो ये थीटा जो है ये कितना बनेगा, 90 डिग्री ही इसमें बनेगा। आप इससे भी इसको देख सकते हैं, जैसे ये अल्पांश है और ये आपका जो मिलाने वाली रेखा है, तो ये कोण हमेशा कितना बन रहा है, देखिए आप 90, चाहे पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पर भी हो। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कैसे आ रही है, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो अब अपन यहाँ देखें कि ये क्या हो जाएगा आपका, ए बी के कारण, अल्पांश के कारण b इज इक्वल टू μ0/4π, आई धारा बह रही है, dl आपके अल्पांश की लंबाई है, और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, sin 90 डिग्री अपॉन r²। तो ये कितना हो गया आपका db इज इक्वल टू, अगर देखें अपन तो μ0/4π आई dl, 90 तो 1 हो गया, अपॉन r²। ये सिर्फ किसकी वजह से आया, ए बी अल्पांश की वजह से। ए बी अल्पांश की वजह से बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए बी अल्पांश की वजह से, ए बी अल्पांश से बिंदु P पर dB इतना आया, ए बी अल्पांश से बिंदु P पर dB μ0/4π आई dl अपॉन r²। ठीक है, अब ऐसे कैसे, मान लीजिए आपने एक घटक यहाँ, एक इसका अल्पांश यहाँ ले लिया CD, तो इसकी वजह से भी कितना आएगा, इतना कितना आएगा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ से भी बनेगा, नीचे से भी लेंगे आपने ये कॉइल लिया है, यहाँ से लिया तो भी 90 डिग्री वाला पॉइंट आया, यहाँ से लोगे तो भी 90 डिग्री आएगा, यहाँ से लोगे तो भी 90, यहाँ से, तो जितने भी अल्पांश आप इस रिंग के ऊपर लोगे सब जगह से आपका जो है dB dB dB, हर अल्पांश से dB 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 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आपका जो dB प्राप्त होगा वो सभी की, एक अल्पांश की वजह से था, ऐसा कैसा CD की वजह से भी होगा, फिर यहाँ बीच में कहीं पॉइंट लिया, यहाँ अल्पांश लिया, तो उसकी वजह से भी आपका ये CD होगा। अब यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर रहता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये जो dB है आपका, इस dB की डायरेक्शन अपन देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी। तो देखिए, इसकी दिशा देखने के लिए अलग अलग नियम इसमें लगाते हैं। एक अपना वो जो बताया था आपने है, करंट फ्लो होती है, और ये जो डायरेक्शन है वो भी बताते हैं। एक जो है आपका दाहिने हाथ का नियम होता है, हथेली का नियम, दाहिने हाथ का नियम, ये भी ये बताता है कि यदि जिस पॉइंट के ऊपर अपने को दिशा निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की, उसकी तरफ उंगलियां रखें, और करंट फ्लो जिधर हो रहा है वो अंगूठे की दिशा में यदि हो, तो हथेली के ठीक ऊपर लंबवत वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये दाहिने हाथ का नियम होता है कि यदि मान लीजिए आपको इस पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है, और करंट यदि इधर से फ्लो हो रहा है, तो मैं ऐसे रखूँगा अंगूठा, तो करंट इधर से फ्लो हो रहा है, और इस बिंदु के ऊपर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कैसे होगी, हथेली के लंबवत। हथेली के लंबवत मतलब इस टाइप से होगी, है ना, ये दाहिने हाथ का हथेली का नियम कहलाता है। तो इसकी सहायता से हम इसको अगर समझने की कोशिश करें, तो इसके अंदर करंट फ्लो ऐसे हो रहा है, इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो ये तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल नहीं है, तो मैं आपको यहाँ समझा सकता हूँ इसमें कि यदि देखें अपन कि ये करंट यदि इस टाइप से फ्लो हो रहा है कि आपका जो इस इधर से आ रहा है करंट, मान लीजिए ये तो ऐसे है, तो अब अपन तो ऐसे इसको पकड़ेंगे, तो करंट मान लीजिए इधर से आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, तो करंट की दिशा इस टाइप से हुई, है ना, करंट की दिशा इस टाइप से हुई, पॉइंट ये है, अक्ष पे यहाँ पर बिंदु P है, ऐसे ये है, और इसकी जो करंट है वो इधर से आ रहा है, ऐसे बह रहा है करंट इस तरफ,
इस तरफ करंट बह रहा है तो अंगूठा कहाँ रखूँगा मैं, करंट की दिशा में, मतलब ये ऐसे, और ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मेरे को निकालना है। तो आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, इसके लंबवत, लंबवत होगी, मतलब ऐसे होगी, इस टाइप से होगी। तो जो आपको अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है, इसके ठीक लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें कि ये कॉइल, ये आपका जो है जिसको हम बोलेंगे कि ये इस स्थिति में आपकी ये वलय है या रिंग है या कुंडली है। इस कुंडली में धारा इधर से बह रही है, इधर से बह के इस तरफ आ रही है। यहाँ हमने प्लस लगा रखा है या माइनस लगा रखा है, तो प्लस लगा रखा, धारा इधर से बह के आ रही है, इधर से बह के आ रही है। यहाँ P पॉइंट है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। तो अब हमने हथेली का नियम इसके अंदर लगाना है। तो हथेली का नियम लगाएंगे, करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और पॉइंट ये है, उंगलियों की दिशा में पॉइंट है। तो हथेली के लंबवत मतलब ठीक ऊपर की तरफ, यहाँ पर इस टाइप से जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये जो पॉइंट है जो ये बता रहा हूँ, ये R है, ये डिस्टेंस कौन सा है, R वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो R का जो पॉइंट है P, उसके लंबवत ठीक 90 डिग्री के ऊपर। तो इस चित्र की यदि मैं तुलना करूँ तो ये यहाँ पर मैंने अपना अंगूठा रखा और ये आपकी हथेली की उंगलियाँ थी, ये इस पॉइंट P को बता रही थी। तो ये जो लाइन आ रही है R, इस R के ठीक लंबवत, मतलब ये R की जो लाइन है इसके ठीक लंबवत, मतलब इससे 90 डिग्री पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यहाँ से ठीक लंबवत, इसके ठीक लंबवत 90 डिग्री पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से यदि मैं इस अल्पांश की बात करूं तो इस अल्पांश में आपका देखिए, आप इस अल्पांश में अपन ने बोला था धारा इधर से आ रही है, धारा इधर से आ रही थी, तो मैंने बताया था यहाँ। अब इसको राउंड करके और धारा यहाँ नीचे कहाँ जा रही है, इधर से यूँ जा रही है। तो इधर से यूँ जा रही है तो अंगूठा मैं ऐसे रखूँगा। तो अंगूठा जैसे मैंने ऐसे रखा, पॉइंट आपकी ये गया, तो अब जो है हथेली मेरी हथेली की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। अब यहाँ पर ये इस टाइप से यहाँ से धारा फ्लो होती हुई ऐसे आ रही, यहाँ रखा था तो ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहे थे। जब अपन ये करंट फ्लो होता हुआ नीचे आया, यहाँ रखा, तो अंगूठे की दिशा इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी, लंबवत नीचे की तरफ होगी, मतलब इस लाइन के ठीक लंबवत। ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन के ठीक लंबवत इस तरफ। तो ये आपका DB का डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब ये एंगल भी कितना होगा आपका, 90 डिग्री एंगल है ना, 90 डिग्री होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपको अल्पांश से बिंदु P को जो मिलाने वाली रेखा है, उस रेखा के ठीक लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इसके अंदर कैसे होती है मैंने आपको भी एक्सप्लेन करके बताया। अब चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसकी इधर, इसकी इधर, ऐसे इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारे अल्पांश रहेंगे, तो उन सब अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं अलग अलग डायरेक्शंस में रहेगी। तो क्या किया जाए, तो इनको घटकों में वियोजित करते हैं। तो घटकों में वियोजित करने के लिए यहाँ पर एक लंब लेते हैं अपन, बिंदु P पर हम क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं। मतलब ठीक इसके यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक लंब खींचा, किससे, मुख्य अक्ष से। मतलब ये जो कोण है, देखो अब यहाँ समझना, अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, आप समझ गए, खाली समझाने के लिए मैंने लिखा था कि इसके लंबवत है। यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखिए ये आपका कितना है, 90 डिग्री, यहाँ से लेके और यहाँ तक का अपन ने क्या लिया, 90 डिग्री लिया पूरा। और ये मान लिया कि ये जो एंगल है, ये एंगल फाई है। क्या मान लिया, फाई। तो ये बाकी बचा हुआ कोण कितना हो गया, बाकी बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा बताइए, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाई। समझना इसमें, 90 माइनस फाई, ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई हुआ। अब ये और ये दोनों भी 90 है, यहाँ से लेके और यहाँ तक भी कितना है, 90 है, हैं? ये पूरा कितना है, 90 है। तो ये 90 माइनस फाई हुआ इतना सा, तो ये बाकी बचा हुआ कितना हुआ, 5। फिर से समझना इसको, ये मेन चीज़ है। ये आपका फाई माना हमने, मान लिया हमने, यहाँ हमने माना, हमने क्या माना, यहाँ से ले ले कुछ भी एंगल, इसको B नाम दे दे, मान लीजिए BPO, एंगल BPO इज इक्वल टू फाई। ये हमने माना, मान लिया हमने कि माना एंगल BPO फाई है। तो ये जो फाई माना है, ये पूरा लंब है, तो बाकी बचा हुआ 90 माइनस फाई हुआ, है ना, 90 माइनस फाई हुआ। अब इसको 90 माइनस फाई माना आपने, और आप इसको पहले से यहाँ से कह चुके हो कि ये जो है आपका, ये पूरा 90 डिग्री है,
यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये इसके लंबवत है तो ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा 90 है, तो इसमें से ये 90 माइनस 5 गया, तो ये कितना बच गया आपका 5। ठीक है, एक बार और यहाँ समझ लें आप, ये कंडीशन बन रही है हमारी कि ये एंगल है एक 5, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना है 90 माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब पहले से हमारी एक सिचुएशन और बनी हुई है कि इसके साथ में भी एक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है पूरा, ये सिचुएशन हमारी पहले से है कि ये इसके लंबवत है तो 90 डिग्री है, तो अब ये 90 माइनस 5 हो गया, तो ये कितना होएगा 5, ये आपका 5 होगा। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस 5 है, तो बाकी बचा हुआ 5 होगा, है ना। 90 माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 90 आ गया। तो ये इस तरीके से बुक्स में डायरेक्ट ये फाइ दिया हुआ होता है और ये फाइ दिया हुआ होता है, तो ये समझने के हिसाब से मैंने इसको आपको बताया कि ये 90 माइनस 5 होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए इसके अपन बहुत इजी हो जाता है, अगर ये चीज़ें समझ में आ जाती है तो उसके बाद में इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता। ये फाइ है तो हम जानते हैं कि जो हम घटकों की ये फाइ है तो ये भी कितना होगा, क्योंकि ये फाइ लिया है तो ये भी कितना होगा, फाइ होगा। ये फाइ होगा तो इसके इस डीबी को हम घटकों में विभाजित करते हैं, तो जो घटक आपका इसके साथ रहेगा है कोण के साथ में होता है उसको कॉस में लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा डीबी कॉस फाइ, और जो इसके लंबवत इसके ये हुआ तो ये हो जाएगा आपका डीबी साइन फाइ। इसकी बात करें तो इसमें भी ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो लंबवत घटक है ये कितना हो जाएगा डीबी कॉस फाइ, कोण के साथ में है, और इधर से लंबवत कितना हो जाएगा डीबी साइन फाइ। ये तो घटकों में अपन वियोजित करते हैं ना कि जो घटक होता है इस टाइप से, ये भी समझ लो, चलो नहीं अगर हो तो, कि ये जैसे है ये आर रहता है रिजल्टेंट, तो ये थीटा लेते हैं अपन, तो ये वाला जो इसके साथ जो होता है कोण के साथ उसको आर कॉस थीटा लिखते हैं, इसके लंबवत जो रहता है उसको क्या लिखते हैं आर साइन थीटा लिखते हैं। तो इसी हिसाब से ये डीबी है इसकी जगह, तो जो इस कोण के साथ में है तो कोण के साथ में है तो कॉस में आ गया, और कोण के लंबवत है तो वो आपका इसमें आ गया। तो ये चीज़ अपन ने देख ली है। इसमें मेन चीज़ यही है, इस चित्र को अच्छे से समझ लें आप, कहीं मिस्टेक नहीं करें कैसे आया है, तो फिर आगे आपका बहुत सरल तरीके से ये हो जाता है, और बहुत सी बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इतना टाइम लेके आपको समझा रहा हूँ इसमें। तो ये आपका जो है टोटल, अब अगर देखें अपन कि ऐसे अल्पांश पूरे इसके ऊपर बने हुए हैं बहुत सारे, ए बी बी सी सी डी इस टाइप से, हर अल्पांश की वजह से डीबी साइन फाइ यहाँ पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि डीबी कॉस फाइ, तो ये डीबी कॉस फाइ ऊपर की तरफ है, ये डीबी कॉस फाइ नीचे की तरफ है, तो दो अल्पांश जो व्यास अभिमुख होते होंगे, उन व्यास अभिमुख अल्पांशों के कारण डीबी कॉस फाइ तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। ए बी के प्रभाव को का जो कॉस वाला घटक है उसको सी डी वाला कॉस वाला घटक निरस्त कर देगा। यहाँ कोई अल्पांश होगा वो उसको उसका सामने वाला अल्पांश खत्म कर देगा। तो जो व्यास अभिमुख पे अल्पांश हैं उनकी वजह से डीबी कॉस फाइ तो निरस्त हो जाता है, परंतु डीबी साइन फाइ एक ही दिशा में होने की वजह से जो परिणामी इस बिंदु के ऊपर आपका इस पूरी वलय की वजह से, इस पूरी कुंडली की वजह से जो रिजल्टेंट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सब इधर जुड़ती जाती है। कौन सी जुड़ती जाती है, डीबी साइन फाइ डीबी साइन फाइ। तो जो टोटल आपका होगा बिंदु बी पर वो हो जाएगा समेशन डीबी साइन फाइ, सभी अल्पांशों की वजह से, पूरी कुंडली के सभी अल्पांश की वजह से, जितने भी अल्पांश इसमें हैं उस सभी अल्पांश से b इक्वल टू कितना हो जाएगा समेशन डेल बी साइन फाइ। अब समेशन डेल बी साइन फाइ हो जाएगा, तो अब इसमें अपने को सामने दिख रहा है कि यार साइन फाइ की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगी, है ना। तो साइन फाइ के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका एंगल है कोई सा भी एंगल अपन देख लें, इसमें ट्राइंगल मान लीजिए, इसको हमने बी पॉइंट ही मान लें अपन कि बी को माना, तो एंगल आपका बी ओ पी से, त्रिभुज बी ओ पी से देखें अपन, तो आपका साइन फाइ कितना हो जाएगा, साइन फाइ बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है ए बटे कर्ण कितना है आर, ए अपॉन आर। तो ये वैल्यूज़ इसमें रखें अपन, मान लीजिए इसको हमने समीकरण 1 दे दिया था, तो समीकरण 1 से ये अपन देखें
और ये साइन फाई की वैल्यू भी इसमें रखें तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, समेशन डेल बी की जगह मान रखा हमने μ0/4 आई dl और साइन फाई की जगह हमने रखा a/r आई dl और a/r। ठीक है, अब इसको अपन देखते हुए चलते हैं आगे। तो इसको अपन ने आई dl साइन थीटा की जगह ये अपॉन आर स्क्वायर, ये देखें तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो समेशन μ0/4 आई dl और a/r³। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें। अब देखिए इसमें अपने को और अपन आगे बढ़ा सकते हैं इसको कि b इज इक्वल टू, देखो μ0/4 को बाहर ले लें, आई a/r³ को बाहर ले लें और यहाँ पर अपन लिख लें समेशन dl। अब समेशन dl क्या होता है, देखिए आप ये समेशन ये dl करके और देखेंगे तो ये समेशन dl मतलब इस कुंडली की पूरी क्या हो गई, परिधि। तो समेशन dl क्या चीज़ हो गया, वृत्त की परिधि या कुंडली की परिधि, ऐसा कहेंगे अपन। कुंडली ले रहे हैं तो कुंडली की परिधि है ना, 2πr होती है, r तो रेडियस होता है, तो हमारे पास रेडियस कितना है यहाँ पर a, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2πa। ये तो ये वैल्यू भी इसके अंदर अपन रख दें तो देखिए आप b इज इक्वल टू μ0/4 आई a/r³ इंटू इसकी जगह क्या आ जाएगा 2πa। 2πa आ गया है, या इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिख देता हूँ μ0/4 2πi a² अपॉन r³। ये आ गया, इसको इक्वेशन दे देते हैं अपन फर्स्ट, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए आप इसमें अपने को r³ की वैल्यू रखना है, जो r³ है इसकी वैल्यू रखें अपन। तो अपन ये जो आपका ट्राइंगल है वापस उसको लें, ट्राइंगल त्रिभुज BPO से ये त्रिभुज ले लें अपन। तो इससे r का पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, त्रिभुज BPO से पाइथागोरस प्रमेय लगाया अपन ने, पाइथागोरस है ना, ये बहुत मैथमेटिक्स है, बस कुछ नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस लगाया तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर। तो यहाँ कर्ण है हमारा r, तो ये हो जाएगा r² बराबर आधार है आपका x² प्लस लंब है a²। तो इससे यदि अपन r देखें तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x² प्लस a² की पावर 1/2। अब हमें वैल्यू काय की चाहिए, देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू काय की चाहिए, r³ की। r³ की वैल्यू चाहिए, मैं इधर ले लेता हूँ, r³ की वैल्यू चाहिए। तो इसी को अपन क्या कर सकते हैं, r की घात 3 करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका x² प्लस a² की पावर 1/2 था, तो इसमें इधर भी क्या हो जाएगा 3/2 है ना। इधर अपन ने 3 पावर चढ़ाई तो यहाँ पे भी पावर कितनी आ जाएगी 3। तो r³ बराबर x² प्लस a² की पावर 3/2। ये बात समझ में आई आपको। यहाँ पे r² था तो हमने r किया, मतलब इसका रूट लिया तो यहाँ पे घात कितनी हो गई 1/2 इधर भी, और फिर इसका क्यूब किया तो x² प्लस a² की पावर 3/2 हो गई। यहाँ 3 करा वापस तो यहाँ पे ऊपर भी 3 कर दिया। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग करके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये r³ का मान अपन समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान रखा तो कितना आ जाएगा, देखिए आप b इज इक्वल टू μ0/4 है, इसे आपका 2π भी अपनी जगह है, i भी अपनी जगह है, a² भी अपनी जगह है, और r³ की जगह हम लिख देंगे x² प्लस a² की पावर 3/2। ये आपका जो है कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए मान आ गया। अब यदि इसमें ये तो एक तार के लिए, यदि जो आपके तार के अंदर जो फेरों की संख्या यदि n हो, उन तारों की संख्या एक तार के लिए निकाला तो ये आया, और यदि तारों की संख्या कुंडली में तारों की संख्या कितनी हो, n हो, तारों की संख्या स्मॉल n हो,
तो n का गुणा हो जाएगा। तो आपका जो b आएगा वो b कितना हो जाएगा, b इक्वल टू μ0/4 तो ऐसा कैसा, और यहाँ n का और गुणा हो जाएगा 2 पाई आई n का गुणा कर दो आई n ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका जो है फाइनल आ गया इसका कि यदि वृत्ताकार कुंडली है और उस वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो वहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना होगा। अब इसको यहाँ तक तो ये हो जाता है डेरिवेशन। इसको यदि आप केंद्र पर निकालो, जो अपन ने पहले वाला किया था, जो फर्स्ट था कि इसके केंद्र पर निकालना है, केंद्र पर निकालना है। देखिए ये पॉइंट P यहाँ पर है x दूरी पर, तो इसको यदि इससे भी अपन कर सकते हैं उसको कि इस पॉइंट को अगर उठा के मैं यहाँ ले आऊँ तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा ना। ये x दूरी पर है ये पॉइंट, इसको यहाँ से मैं उठा के यहाँ ले आऊँ कि नहीं मेरे को तो यहाँ निकालना है, ये वास्तव में केंद्र है इसका, तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यदि मैं ये जो फाइनल रिजल्ट निकला इसमें x बराबर अगर 0 रख देता हूँ तो आपका वही रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा जो रिजल्ट हमने पहले वाले डेरिवेशन में किया है। तो यदि इससे निकाल सकते हैं तो इससे भी निकाल सकते हैं, और अलग अलग करके निकालते हैं अपन तो अलग अलग करके भी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यह आज का जो क्वेश्चन था बहुत इम्पोर्टेंट था। आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखें, समझें। परीक्षा में मैक्सिमम इस यूनिट में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखें, समझें, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाके लिखें। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मैं उसको देखता हूँ, फिर अगर ऐसा होगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत पसंद आई हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।